द नंबर्स गेम, अंकों का खेल। गाइस ये एडिटोरियल बेस्ड है जो कॉप 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में बैठक हुई थी क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर के। तो एक दूसरे पर डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री को ब्लेम कर रहा है और डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को कह रहा है, राइट। तो इस पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इट पोजेस, इट यहाँ आ रहा है क्लाइमेट क्राइसिस के लिए। गाइस जो क्लाइमेट क्राइसिस जितना भी रिस्क और जो खतरा जो पोज कर रहा हो, जितनी खतरनाक बनती जा रही है, उसके बावजूद द क्लाइमेट क्राइसिस इज येट टू गेट पॉलिटिकल रिजोनेंस इन इंडिया। रिजोनेंस मीन्स होता है गाइज की गूंज। यहाँ आप इस शब्द का यूज एज अ पॉलिटिकल के तहत और के द्वारा या मांग के सेंस में यूज कर सकते हैं। तो क्लाइमेट क्राइसिस जो है इंडिया में अभी भी जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक तरीके से उसको दूर किया जाए या फिर राजनीतिक मांग अभी भी बहुत दूर है, हम लोग उससे बहुत दूर हैं। गाइज यदि आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एवरी डे एट अराउंड 7 o'clock यू गेट द एडिटोरियल एनालिसिस, राइट। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट वोकैब्स, इडियम्स, फ्रेजेस और ग्रामर रूल्स है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, तब जाके एक एक आइडिया आपको आएगा। लेट्स स्टार्ट। द 26th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको कॉप कहते हैं, इन ग्लासगो स्कॉटलैंड में नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट आउटकम एज येट इन साइट। जो 26वीं कॉप की बैठक हुई थी, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कहाँ, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है गाइज। तो इसका अभी तक कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं आया और इनसाइट मीन्स दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। प्रायर टू द समिट, समिट से पहले देयर वॉज अ फ्रेनेटिक अटेम्प्ट बाय लीडर्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। फ्रेनेटिक मीन्स बहुत ही उत्तेजनापूर्ण, या बहुत ही आप हड़बड़ी में कोई चीज करते हैं, या बहुत ही उत्तेजित होकर कोई काम करते हैं। तो बैठक से पहले जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे, उसके जो लीडर्स थे, उसमें एक फ्रेनेटिक अटेम्प्ट वो दिखाई दे रहा था। पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स एंड समिट होस्ट द यूनाइटेड किंगडम टू हैव मोस्ट कंट्रीज एग्रीड ऑन मिड सेंचुरी नेट जीरो गोल। गाइज पर्टिकुलरली जो विशेष रूप से जो यूनाइटेड जो स्टेट्स है और जो समिट होस्ट किया था यूनाइटेड किंगडम, उनके तरफ से बड़ा फ्रेनेटिक अटेम्प्ट दिखाई दे रहा था। किस चीज के लिए? टू हैव मोस्ट कंट्रीज एग्रीड ऑन मिड सेंचुरी नेट जीरो गोल, जो 2050 तक बहुत मोस्ट कंट्रीज मतलब लगभग सब कंट्रीज नेट जीरो कार्बन एमिशन करे, और व्हेन एमिशन डिप टू नियर जीरो, या तो फिर जो एमिशन है कार्बन का, एमिशन मीन्स उत्सर्जन, वो जीरो के आसपास चले जाए, और आर बैलेंस आउट बाय टेकिंग आउट एन इक्विवेलेंट फ्रॉम एटमॉस्फेयर, या फिर आप कुछ ऐसा करें एटमॉस्फेयर में जो कि बैलेंस्ड हो, राइट। दिस पुट चाइना एंड इंडिया बोथ मेजर ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स। ये जो जितने भी ऊपर में जो ये सब दिया हुआ है, ये जो लगभग कंडीशन जो है, वो चाइना और इंडिया को, जो कि सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश है, ऑन द डिफेंसिव, मतलब एक डिफेंसिव रक्षा के मोड में या प्रोटेक्ट के मोड में उसको रख दिया। एंड दे डग इन देयर हिल्स मोर स्ट्रांगली ऑन इशूज सच एज क्लाइमेट इक्विटी एंड जस्टिस। अब डग इन देयर हिल्स मीन्स क्या होता है गाइज, कि कोई चीज को आप रिफ्यूज कर देते हो मानने से, राइट। आप अपना कोई ओपिनियन चेंज कर देते हो, ओपिनियन मानने नहीं मानते हो, राइट। तो उसको रिफ्यूज कर देते हो, तो उसको कहते हैं डिग इन वंस हिल। तो ये सब जो कंडीशन या जो भी कह ले मोटो था जो वेस्टर्न कंट्रीज का, कि नेट जीरो होगा, या फिर जीरो के आसपास हो जाएगा, या फिर बैलेंस आउट बाय टेकिंग आउट एन इक्विवेलेंट फ्रॉम एटमॉस्फेयर, या फिर आप एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है उसको हटा करके एटलीस्ट बैलेंस कर दे। तो ये सब जो है चाइना और इंडिया को डिफेंसिव मोड में रखा, और ये मानने से इनकार कर दिया। और मतलब इस अब वो उनका आर्गुमेंट क्या है, जो क्लाइमेट इक्विटी और जस्टिस। इक्विटी मीन्स क्या होता है गाइज, कि हिस्सेदारी, और जस्टिस मीन्स न्याय। अब ये हिस्सेदारी और न्याय क्या है, हम आगे देखते हैं। देयर आर्ग्यूमेंट, देयर मतलब इंडिया और चाइना का आर्ग्यूमेंट है that the climate crisis is largely due to the West because of over a century of unmitigated carbon dioxide emissions। ये जो अभी जो क्लाइमेट क्राइसिस है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री के द्वारा ही किया गया, क्योंकि ये पिछले 100 साल से अनमिटिगेटेड मतलब लगातार निरंतर, राइट, वो कार्बन डाइऑक्साइड को
मतलब उत्सर्जन किया है, तो इसलिए वो क्लाइमेट इक्विटी की बात करते हैं। एंड सो दोज कंट्रीज मस्ट बियर द लायंस शेयर्स ऑफ रेपरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस एंड एक्सेस टू ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब ये कह रहे हैं गाइस, यदि उन्होंने 100 वर्षों तक लगातार वेस्टर्न कंट्रीज ने लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट किया है, तो कहीं ना कहीं अब जो है ये सब कंट्री उसको शेयर कर, लाइन शेयर मीन्स बहुत बड़ा हिस्सा, और रिपेरेशन मतलब मरम्मत। जो अब मरम्मत होगा, मरम्मत इन द सेंस कि आप यूं कह ले, जो बैलेंस करना है या जो भी क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर के जो काम करना है, उसमें लाइन शेयर मीन्स बहुत बड़ा हिस्सा। जो बहुत बड़ा हिस्सा है वेस्टर्न कंट्रीज को सहना होगा, इन फॉर्म ऑफ फाइनेंस। किस चीज के रूप में? उसको फाइनेंस मतलब पैसे देना होगा या आर्थिक सहायता करना होगा। एंड एक्सेस टू ग्रीन टेक्नोलॉजी, या फिर जो ग्रीन टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज आप वहाँ देखेंगे, जो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, या जो भी टेक्नोलॉजी है ग्रीन टेक्नोलॉजी, वो डेवलपिंग कंट्री को देना होगा। इज एन ओल्ड वन इंस्टीड ओवर द ईयर्स इन अर्लियर कॉप डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन मीन्स होता है गाइज कि एक तरह से आप यूं कह ले, जो विमर्श होता है, तो पिछले कई जितने भी कॉप का जो बैठक हुआ है, उसमें ये सब जो ये दोनों जो है फाइनेंस के रूप में या ग्रीन टेक्नोलॉजी एक्सेस, ये ओल्ड वन है, राइट। वो पीछे भी कहा गया है, लेकिन अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वाइल चाइना हैज इंडिकेटेड अ 2060 नेट जीरो ईयर, वहीं चाइना ने 2060 को नेट जीरो कहा है, जो हम 2060 तक कार्बन जो इमिशन है बिल्कुल जीरो कर देंगे। इंडिया सरप्राइजिंगली एग्रीड टू अ नेट जीरो ईयर ऑफ 2070। साथ ही साथ इंडिया आश्चर्य रूप से, आश्चर्यजनक तरीके से इंडिया ने भी 2070 तक कमिट कर दिया है कि वो नेट जीरो कंट्रीज बनेगा। एज वेल एज मोर इनिशिएटिव बाय 2030 टू मूव टुवर्ड्स हैविंग अ सिग्निफिकेंटली लार्जर शेयर ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स मेट बाय रिन्यूएबल एनर्जी। साथ ही साथ 2030 तक वो कई सारे सिग्निफिकेंटली जो कई सारे मूव लेंगे, कई सारे इनिशिएटिव और कई सारे कदम्स लेंगे, जो कि वो अपने जो उसका जो एनर्जी डिमांड है उसमें लार्जर शेयर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी इत्यादि से। गाइज अगेन ऐसे कि आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट अगेन। द टारगेट ईयर 2017 इज फार फ्रॉम 2050। जो 2070 जो है भारत का जो एक डेडलाइन है, वो 2050 से कई साल ज़्यादा है, मतलब 20 साल ज़्यादा है। बाई व्हेन साइंटिफिक कंसेंसस सेज emission must decline to zero for earth to have a fighting chance to keep temperature at manageable level। जो 2070 दूर है 2050 से, किस सेंस में कि जितने भी साइंटिफिक सहमति है, और सहमत जो जितने भी साइंटिस्ट जो लोग हैं उस बात से सहमत हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो जीरो होना चाहिए बहुत जल्दी ही, फॉर अर्थ टू हैव फाइटिंग चांस टू कीप टेम्परेचर एट मैनेजेबल लेवल। आप टेम्परेचर को एटलीस्ट मैनेज कर सके, उस तरह की चीज़ों के लिए ये मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको क्या करना होगा, उसको जीरो करना होगा कार्बन एमिशन को। सो इंडिया नाउ द थर्ड हाईएस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा एमिटर है, गिविंग इटसेल्फ अ 50 ईयर्स डेडलाइन। तीसरा एमिटर जो है वो 50 साल का डेडलाइन दे रहा है। विल अनलाइकली हेल्प प्रिवेंट टेम्परेचर्स फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड द डेंजर मार्क्स। ये जो 50 साल का जो डेडलाइन है, ये हेल्प नहीं कर सकता है किस चीज़ में? जो टेम्परेचर राइजिंग है डेंजरस मार्क से जो ऊपर जाएगा, तो ये 50 साल का डेडलाइन काम नहीं करेगा। हाउएवर इंडिया हैज ऑल्सो इंडिकेटेड दैट फॉर इट्स 2030 गोल इट नीड्स $1 ट्रिलियन बाय 2030 फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री। यद्यपि उन्होंने ये भी कहा है जो 2030 तक वो जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से अपने एनर्जी डिमांड को पूरा करेगा, बहुत सारे एनर्जी डिमांड को, उसमें भी इंडिया को 2030 गोल तक उसको ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर की जरूरत होगी डेवलप कंट्री से। इंडिया, इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड, इज अ 2 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया जो है अभी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ये याद रखना चाहिए। एंड एक्सपेक्ट्स टू बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024 एंड 25। और ऐसा आशा रखा जाता है जो 2024-25 तक $5 ट्रिलियन बन जाएगा। दो द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज मेड इट अनलाइकली। जो आप देख रहे हैं जो ड्यू टू कोरोना वायरस, ये अब
मुश्किल ही लग रहा है जो वो $5 ट्रिलियन, ये प्राइम मिनिस्टर का गोल भी था, जो $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है, एंड क्लोज टू 10 ट्रिलियन बाय 2030, 2030 तक $10 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज वर कलेक्टिवली प्रोमिस्ड नियर अ डेकेड अगो, लगभग एक दशक पहले जितने भी विकासशील देश है डेवलपिंग कंट्री, उन्होंने प्रॉमिस किया था 100 बिलियन annually until 2020, and only a small fraction has been realized, right? उन्होंने ये भी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है कलेक्टिवली प्रॉमिस्ड, उन्होंने कलेक्टिवली प्रॉमिस्ड किया, उसको कहा गया था, मतलब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको कहा गया था, जो लगभग एक दशक पहले, जो $100 बिलियन उनको सहायता के रूप में दिया जाएगा, मतलब जो क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ने के लिए, लेकिन ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन हैज बीन रियलाइज्ड, लेकिन उसमें बहुत ही कम उसको दिया गया। इवन द ग्लासगो समिट हैज शोन हाउ हॉटली कंटेस्टेड एवरी डॉलर इज। अब जो ग्लासगो जो समिट है उसमें भी ये दिखाया गया, जो जो डेवलप्ड कंट्री है वो देने जो जो सहायता यहाँ हॉटली कंटेस्टेड एवरी डॉलर इज मीन्स यहाँ इस सेंस में यूज हुआ, जो वो पैसे देने के मूड में, फाइनेंशियल हेल्प करने के मूड में नहीं है। The conundrum of global warming is that, irrespective of how irrefutable the evidence is, it is unlikely that elected representatives of developed countries will impose punitive taxation on their citizens for climate reparation. Guys, conundrum means पहेली होता है, राइट? पहेली, या फिर यूं कह ले, जो हाँ पहेली के सेंस में होता है, या दुर्दशा कह ले, जो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा पहेली है, इज दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इरिफ्यूटेबल, इरिफ्यूटेबल मीन्स निरुत्तर, मतलब जितना एविडेंस, चाहे कोई भी एविडेंस हो, चाहे आप सुनामी देख लें या फ्लड देख लें या ड्रॉट्स देख लें, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा कितना भी एविडेंस, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो भी एविडेंस हो रहा है वो कितना भी हो जाए, ये एक ऐसा पहेली है जो इट इज अनलाइकली दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये मुश्किल से ही वो अपने सिटीजन पे इम्पोज प्यूनिटिव टैक्सेशन, मतलब प्यूनिटिव मतलब होता है दंडात्मक, जो दंड के रूप में टैक्स लिया जाता है, वो क्लाइमेट मरम्मत के लिए वो इम्पोज नहीं कर रहा है और नहीं करेगा। ये एक तरह से पहेली ही है ग्लोबल वार्मिंग का, कि चाहे कितना भी वो एविडेंस दे दे, कितना भी साइन दे दे, किस रूप में, फ्लड के रूप में, सुनामी के रूप में, या फिर जो भी एविडेंस दे दे, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है अपने सिटीजन पे क्लाइमेट मरम्मत के लिए कोई भी वो टैक्स एज अ प्यूनिटिव टैक्स नहीं इम्पोज कर सकता है। हाउएवर अ क्विकर ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मे बी मेड बाय एनेबलिंग ग्रेटर शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन एक जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है जो कि फॉसिल फ्यूल्स पे अभी डिपेंड है, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन हो सकता है जब उनको टेक्नोलॉजी शेयर करे, उसको इनेबलिंग ग्रेटर शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, and at fora where countries discuss tariff barrier that impede better cleaner technology from being adopted faster than they should be। अब गाइज एट फोरा मीन्स फोरम, जहां बैठक हुई है, जहां कंट्रीज टैरिफ बैरियर, जो शुल्क, जो वहाँ शुल्क की बात होती है, दैट इम्पीड मतलब बाधा डालना, जो जहाँ की जहाँ टेक्नोलॉजी जब ट्रांसफर होता है तो वहाँ जो भी बाधाएं होती है टैरिफ बैरियर को लेकर के, तो वहाँ डिस्कस किया जा सकता है, राइट? और वहाँ उसको जल्दी इसको दिया जा सकता है, क्लीनर टेक्नोलॉजी फ्रॉम बीइंग अडॉप्टेड फास्टर देन दे शुड बी। अब जितना वो जिस रफ्तार से क्लीनर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा, वहाँ बातचीत करके उसको और स्पीडली उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, दिया जा सकता है डेवलपिंग कंट्री को, इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इट पोजेस। अब जितना भी रिस्क ये पोज कर दे दें, द क्लाइमेट क्राइसिस इज येट टू गेट पॉलिटिकल रिजोनेंस इन इंडिया। जो पॉलिटिकली रूप से जो क्लाइमेट क्राइसिस का समाधान अभी भी इंडिया में नहीं हो पाया है, अनलेस इट अपीयर्स ऑन इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म्स। जब तक वो जनता इसके बारे में जाने, और जिस तरह से आप देखते हैं जब जो इलेक्शन होता है तो लोग अपना प्रॉमिस करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो इस तरह से जो है क्लाइमेट क्राइसिस ये इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। द पुश अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स विल नॉट हैपन जब तक
ये इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा, तो फोसिल फ्यूल से पुश अवे मीन्स हटना, फोसिल फ्यूल्स का मतलब यूज नहीं हट सकता है इंडिया में, and India might not have a realistic chance and adapting to disaster at minimal cost। और इंडिया के पास कोई ऐसा चांस नहीं रह जाएगा जो जितने भी डिजास्टर्स होता है उसको सहने के लिए वो मिनिमल कॉस्ट उसको अपना सके, इंडिया के पास ये चांस नहीं रहेगा। गाइज, आई होप यू कॉम्प्रीहेंडेड इट, इट वॉज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई अगेन से कि आप इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टडी हार्ड।